स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। अपने सीरीज को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे केटीजी से रिलेटेड। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड लास्ट 3 इयर्स के कितने सवाल मतलब नीट में पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये टॉपिक, ये जो वीडियोस है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस वीडियो सीरीज से आपको बेसिकली ये फायदा होगा कि आपको प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, प्लस साथ ही साथ आपको एनालिसिस ऑफ पेपर मिल जाएगा, मतलब आइडिया मिल जाएगा, एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि लास्ट 3 इयर्स का जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक आप लोगों का एक ब्रीफ रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दिस इज अ न्यू चैप्टर। इसमें हम लोग केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में देखेंगे, क्या है, किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स से। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द मीन फ्री पाथ एल, मतलब द मीन फ्री पाथ को डिफाइन किया गया जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन डायमीटर डी ऑफ द प्लेन, मतलब मीन फ्री पाथ का जो डिपेंडेंसी है वो डायमीटर पर कैसा होता है, ये पूछा है। जो मीन फ्री पाथ हो उसका डायमीटर के ऊपर डिपेंडेंसी कैसा होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला एक बनता है। मीन फ्री पाथ, देखो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि जब सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन होते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। देखो एक पार्टिकल ऐसे, देखो यहाँ पे ऐसे मोशन किया, फिर ऐसे गया, रैंडम गया, तो ये इनका जो मीन डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो देखो मीन फ्री पाथ का ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं तो उसका मतलब फॉर्मूला बनता है, वो क्या आता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। अब देखो इसमें क्या क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, पाई नंबर 3.14 है, पाई कांस्टेंट है, डी क्या है, डायमीटर है, और एन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि तो हम लोग देख सकते हैं कि लैम्डा का डिपेंडेंसी डायमीटर के ऊपर कैसे आ रहा है। देख सकते हैं लैम्डा का डिपेंडेंसी डायमीटर के ऊपर कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है बताओ, एन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो लैम्डा है वो 1/d² के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पाई कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, तो लैम्डा का वेरिएंसी ऐसे ही आएगा, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो यही मेरा ऑप्शन, ये जो भी ऑप्शन है लैम्डा d² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट। तो यहाँ से हम लोग कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोगों को ये देखा गया है कि ये नीट 2020 का है। ठीक है, तो नीट 2020 के पिछले साल 2 एग्जाम्स हुए थे, 2। एक नीट 2020 का सितंबर में हुआ था, जो बाद वाला एग्जाम हुआ था सितंबर में हुआ था, और यही क्वेश्चन जैसे एक पहले हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और एक बाद में हुआ था, आखिर में हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था, मीन फ्री पाथ, और उसमें भी यही उसके डी के ऊपर डिपेंडेंसी शो करना था। तो देखो एक ही साल में एक ही पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, मीन फ्री पाथ, और कुछ नहीं, दोनों में यही फॉर्मूले पूछे थे कि डी पे डिपेंडेंसी क्या होगा। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि ये इसके थर्मल केटीजी के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद जज कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन को मेंटेन रखना कि किस तरह के सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल 2 साल पहले पूछे गए हैं। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगा, इन सब पेपर के एनालिसिस के बाद हम लोग आगे का पॉसिबिलिटीज़ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली इसी से मिलता जुलता आगे भी सवाल आता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा सवाल आ जाए जिसका पता ही नहीं रहता, ऐसा नहीं होता है, इसी से मिलता ही जुलता आगे सवाल आता है, और कई तो बार रिपीट भी तो हो जाता है। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को देखिए, आप इस सीरीज़ को प्रॉपर देखिए, हर एक वीडियोज़ को देखिए, इससे डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका ऑप्शन फर्स्ट है। देखो सेकेंड क्वेश्चन ये था, ये भी नीट 2020 का था। इसमें देखो कितना सिंपल है, इसमें ये बोला गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द पाथ शोन इन द फिगर। मतलब ए से बी में कोई प्रोसेस हुआ, देखो ये ए से बी में कोई प्रोसेस हुआ, ए को हम लोग क्या बोल दिए, इनिशियल स्टेट, और बी को हम लोग बोल रहे हैं फाइनल स्टेट। ए को हम लोग बोल दिए इनिशियल स्टेट, और बी को हम लोग क्या बोल दिए, फाइनल स्टेट। तो हम लोग जैसे ही ये ए से बी गया, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखो वाई एक्सिस में क्या है, प्रेशर है, और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है।
वाई एक्सिस में हम लोग किसका बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस में प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम। और यदि देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी वाई कांस्टेंट हो जाता है। यानी देखो यदि यहाँ पे ए पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पे P1 है तो बी पॉइंट पे भी प्रेशर क्या है, P ही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ ए से बी में कोई प्रोसेस परफॉर्म कराया गया उसमें प्रेशर नहीं बदला, वॉल्यूम तो बदल गया। देखो यहाँ पे वॉल्यूम 0 था, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और था, फिर यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और आ गया, लेकिन प्रेशर अभी भी क्या रहा, नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ए पॉइंट पे प्रेशर P है और बी पॉइंट पे भी प्रेशर P ही है, आगे गया लेकिन प्रेशर को क्या रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। तो इस तरह के कोई भी प्रोसेस होते हैं, इस तरह के कोई भी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे प्रेशर यदि कांस्टेंट होता है, इस तरह के कोई भी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे यदि प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आइसोबारिक। थोड़ा सा आगे भी चल डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब आइसोथर्मल, ठीक है। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो आइसोकोरिक हो जाएगा। और एडियाबैटिक में क्या होता है, चेंज इन हीट 0 हो जाता है, मतलब उस सिस्टम के अंदर ना हीट आएगा ना उससे हीट बाहर जाएगा। समझ में आया? एडियाबैटिक चारों प्रोसेस का डिस्कशन हो गया। देखो एक बार फिर से, एडियाबैटिक क्या है कि इसमें ना हीट सिस्टम के अंदर जाएगा ना सिस्टम से बाहर जाएगा, मतलब चेंज इन हीट 0, हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, मतलब हीट ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वैसा प्रोसेस जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। आइसोबारिक में क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस में रखते हैं। और आइसोथर्मल में क्या होता है, वैसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। अब ये 4 क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर लिए। आने वाला एग्जाम में हो सकता है अगली बार आइसोथर्मल पूछ दे या फिर आइसोकोरिक पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो बेसिकली चारों का चारों ऑप्शन के बारे में डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए कि अगर ये आ जाएगा तो ये भी आ सकता है, तो इसको भी ऑप्शन देख ले रहे हैं कि अगर ये आए इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट और इसका मतलब हीट ट्रांसफर 0। ठीक है, चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग डेप्थ में एनालिसिस कर लिए। ठीक है, तो ये हुआ डिस्कशन नहीं मतलब मुझे ये आइसोबारिक टिक कर दिया ये सही हो गया। ये ऑप्शन भी देख लेते हैं कि अगर भविष्य में अगर कोई भी और क्वेश्चन बनता है, अगर आइसोकोरिक आ गया तो उसमें क्या होता है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर 0। ठीक है, तो ये 2 सवाल का अपना डिस्कशन हो गया। ये दोनों 2020 में आया गया था, पूछा गया था। आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना सिंपल है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, क्या है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए थे केटीजी से रिलेटेड। ठीक है, तब तक फटाफट से इसको नोट्स बना ले। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो केटीजी से रिलेटेड है। आइए इस देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसमें बोला गया है द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक गैस। क्या पूछा है, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है, एवरेज थर्मल एनर्जी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज थर्मल एनर्जी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये ठीक है, तो इसका ये 3/2 इंटू के बी इंटू टी, इसका ये एक्सप्रेशन ही बनता है। ये सिंपल एक फॉर्मूला ही है। एवरेज थर्मल एनर्जी का बात करें या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बात करें आइडियल गैसेस के लिए, कौन से गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, और वो मोनो एटॉमिक का हो तो उसके लिए ये इसका सिंपल एक्सप्रेशन ही बनता है। क्या बनता है, 3/2 इंटू के बी इंटू टी। अब यहाँ पर ये होना चाहिए, के क्या है, बोल्ट जैमिन कांस्टेंट है। के को हम लोग क्या बोलेंगे, बोल्ट जैमिन कांस्टेंट, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जैसे PV = NRT होता है, मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, सिमिलरली एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर इसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, कि इसका ये मोस्ट कॉमन मोस्ट पॉपुलर ये एग्जांपल है 3/2 इंटू के बी इंटू टी। तो यहाँ से ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ये कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ऑप्शन ए है, जो मेरा क्या है ऑप्शन ए है, वो क्या है, करेक्ट है। तो ये देखो कितना किस लेवल के, किस बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब आपको केवल फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूलेज याद है तो मतलब 40 to 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाओगे।
ठीक है, तो देखो कितना सिंपल, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहीं भी देखोगे, कोई सा भी कॉपी में, कोई सा हर एक जगह ये लिखा रहता है, ये फॉर्मूला ही है इसका। जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस का एक्सप्रेशन है, वैसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वोल्ट जैमिन कांस्टेंट का टर्म में ये इसका एवरेज थर्मल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है केटीजी से रिलेटेड, जो रिसेंट के 3 इयर्स में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये अपना इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है जो नीट का मतलब रिसेंट 3 इयर्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेशन वाला है, देखते हैं ये क्या है, और ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक, जिसमें बोला है ए सिलेंडर कंटेंस हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल। मतलब कोई सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, वो प्रेशराइज करके रखा हुआ है। क्या है, उसका एक प्रेशर है, वो प्रेशर कितना है 249 किलो पास्कल। कितना है 249 किलो पास्कल। ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मोल 1 बोला है, मोल 1 एज्यूम करना है। ठीक है, ये तो क्या बोला है, उसका डेंसिटी पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ दैट गैस, डेंसिटी ऑफ दैट गैस। ठीक है, और आर को बोला है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये दिया हुआ है। तो हमको मुझे डेंसिटी बताना है। ठीक है, तो देखो मुझे पता है हम क्या आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात किया है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। क्या है ये, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, एन अगर 1 है तो उसको हटा दो, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, आर इंटू टी। ठीक है, मुझे डेंसिटी के टर्म में बात करना है, तो डेंसिटी के टर्म में बात करना है, तो डेंसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम में क्या लिख सकता हूँ, देखना वॉल्यूम का यदि मैं एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूँ तो एम अपॉन रो लिख सकता हूँ। वो वॉल्यूम यहाँ पर रखूँ तो पी, वॉल्यूम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा एम अपॉन रो, और वहाँ पर क्या है आर इंटू टी। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से अच्छे और से लिखूँ और तो पी एम इज इक्वल टू रो आर टी हो जाएगा। और मुझे रो की वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रो की वैल्यू। तो रो की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग पी एम अपॉन आर टी लिख सकते हैं इसको। अब सब चीज़ दिया हुआ, पी की वैल्यू कितना बताना 249 किलो पास्कल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 249 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल में था तो उसको पास्कल में लिख दिया। ठीक है, आर को कितना यूज करने के लिए बोला है 8.3। ठीक है, और अच्छा सॉरी मास, ये पीएम अपॉन आर टी। हाँ, मास किसका, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है H2 गैस का 2, और उसको किलोग्राम में रखेंगे तो ग्राम में होता है, लेकिन उसको किलोग्राम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ आर कितना है बताना, आर के लिए बोला है 8.331 इसको। ठीक, टेम्परेचर के लिए क्या है बताओ, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में रखेंगे तो कितना रखेंगे 300 केल्विन। इसको टेम्परेचर को हम लोग अगर केल्विन में लिखेंगे तो किस में आ जाएगा 300 केल्विन। और इसको यदि अच्छे से सोल्व किया जाए, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.2 kg पर मीटर क्यूब। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो क्या होगा बताना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करके जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.2 kg पर मीटर क्यूब का आंसर आएगा। और वैसा हम लोग ऑप्शन यदि मैच करें तो ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, डेंसिटी के टर्म्स में बात किया है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी मुझे पता था, पी वी इक्वल टू आर टी, यदि मोल्स 1 हो तो पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। ठीक है, यदि वॉल्यूम को लिखना है तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी, तो वॉल्यूम को लिखेंगे तो m बाई रो लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम को मैंने m बाई रो से रिप्लेस कर दिया, फिर RT लिख दिया, फिर PM इज इक्वल टू रो इंटू RT क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से रो को लिखेंगे तो PM अपॉन RT, सब चीज़ वैल्यू रख दिया SI यूनिट के टर्म्स में और बात कर लिया। ठीक है, तो ये अपना इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन था जो रिसेंट मतलब 3 इयर्स में ये पूछा गया था KTG से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अपना हम लोग इस टॉपिक, इस सीरीज को जो PY की सीरीज चल रहा है, हम लोग चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अगली चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वही आप लोगों को प्रॉपर इस वीडियोस को, एक एक वीडियोस को अच्छे से देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, पेपर को एनालाइज करना है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, अपने प्रिपरेशन को लेवल को समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितना डाउन चल रहे हैं या फिर कितना अप चल रहे हैं, किस तरह का स्ट्रेटेजी बनाओ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलेगा कि रिसेंट ईयर्स में क्या पैटर्न चल रहा है। तो इससे डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।
तो आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। और जब इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब होगा, जब आपका एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले यदि बोला जाए तो उस समय ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो रिसेंट प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं, कुछ तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ का पैटर्न मिलता है, कुछ का कंसेप्ट मिलता है, रिपीट होते हैं। लेकिन वही होता है कि अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखकर जाओ, प्रीवियस ईयर 2-3 ईयर्स का, तो डेफिनेटली उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और के कंपेरिजन में आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हो। ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या करो, अच्छे से इसको रिवाइज करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, और अच्छे से एग्जाम का तैयारी करना है। थैंक यू।